अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक्स जो हैं आज के होंगे। लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेसन 4 में ये है कि ये 2-3 जो चैप्टर थे हमारे, लेसन 3 और लेसन 4, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसीलिए हैं कि ये बेसिक्स हैं। अगर ये हमें बेसिक्स नहीं आएंगी तो हम आगे अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा टाइम हमारा इसलिए इस पे लग रहा है लेसन 3 पे और 4 के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 4 आज से। इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा आज का टॉपिक हम कर लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की, एक छोटी सी एग्जांपल हम कर लेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, हम अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम रख लेते हैं जिसका नाम हमने रखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं होते। हम क्या करते हैं, हर बंदे की नीड्स डिफरेंट है, हर बंदे का अपना हिसाब किताब रखने का स्टाइल डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं वो अपना हिसाब किताब दिमाग में रख रहे होते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसे लिए, कहाँ खर्च कर दिए, वो पेपर पे लेके नहीं आते, वो रिकॉर्ड ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना रिकॉर्ड रख लेता हूँ। तो वो जो रिकॉर्ड है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, नामुकम्मल रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, या से हम सिंगल एंट्री कहते हैं, जिसमें हम पूरी एंट्री नहीं करते, पूरी चीज़ें नहीं लिखते। अच्छा, ये कौन लोग करते हैं? सोल प्रोप्राइटर, हमने पढ़ा था, एक बिजनेस की एक किस्म है, ऑर्गेनाइजेशन की एक किस्म है, जो बंदा अकेला ही मालिक होता है। जी, कोई बंदा अगर अपने बिजनेस का अकेले ही मालिक है तो वो उसको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बड़े अकाउंट्स जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना वो अकाउंटेंट रखता है, ना कोई खुद अपना हिसाब किताब जो है वो सिर्फ एक डायरी के ऊपर लिख लेता है और उसी से वो अपना काम चला लेता है कि जनाब ठीक है, मुझे पता है कि मैं किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, कितना कैश आ गया, कितना एक चला गया। तो वो अपने 2 दिन एक डायरी सी मेंटेन कर लेता है और अपने बिजनेस का हिसाब किताब उसमें वो रख लेता है। अच्छा, पार्टनरशिप में भी ऐसा हो सकता है। अगर छोटे लेवल पर स्मॉल ट्रेडर, कोई शॉपकीपर या सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो छोटे लेवल पे वो चाह रहा है कि वो अपना रिकॉर्ड रखे तो वो भी ये काम कर सकता है। वो क्या करते हैं, एक डायरी ले लेते हैं, एक छोटी सी नोटबुक ले लेते हैं, उसके अंदर अपना महीने का, डेली का एक्सपेंस या इनकम जो भी है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेना देना किसी से है तो वो भी रिकॉर्ड करते रहते हैं। अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये मुकम्मल रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते? इसलिए कि उनको, एक तो वो अकाउंटेंट नहीं होते, वो मालिक भी खुद ही है और अपना हिसाब किताब का कुछ उसने चीज़ें वो लिखनी भी हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब अपना रख लेना है उसने। दूसरा, इन लोगों को ऑडिट नहीं करवाना होता और इनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है इनकी वो बहुत कम होती है, इनका वॉल्यूम ट्रेड का बहुत छोटा होता है, इनकी इनकम बहुत कम होती है, और इनके ऊपर टैक्स भी बहुत कम पड़ता है। तो नॉर्मली कोई भी लॉ इन लोगों से रिक्वायर नहीं करता कि आपने मुकम्मल रिकॉर्ड अपना रखना है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। तो वो अपनी सहूलत के लिए जितना रिकॉर्ड चाहते हैं उतना रख लेते हैं, जितना नहीं चाहते उतना रिकॉर्ड वो ये लोग नहीं रखते। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट एंटिटीज, इसको आप कह लें, अगर सोल प्रोप्राइटर है, मतलब सिर्फ अकेला है, लेकिन मिसाल मैं देता हूँ कि कोई भी बिजनेस जिसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में है, कोई बड़ा बिजनेस जिसके कोई 1000-15 है मालिक, जैसे हम बहरिया टाउन की मिसाल ले लेते हैं, जिसमें मलक रियाज, अगर बहरिया टाउन अगर कोई कंपनी नहीं अगर उसने रजिस्टर करवाई हुई, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिलियंस और बिलियंस की ट्रांजेक्शन होती हैं, और कोई 1000-1500 2000 20,000 के करीब उसके एम्प्लॉइज हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरत होती है कि वो डबल एंट्री मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। लेकिन अगर कोई छोटा सा इन्वेस्टर है, कोई छोटी सी दुकान है, उसकी छोटी सी शॉप है, छोटा सा सर्विस प्रोवाइडर है, क्लिनिक है, तो उसके लिए
वो ज़रूरत नहीं होती कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखे, क्योंकि टैक्स वाले भी इतने कंसर्न नहीं होते, बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इतनी कंसर्न नहीं होती। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना जितना भी हिसाब किताब उसमें लिखना होता है, अपना रिकॉर्ड अकाउंटिंग का वो रख रहा होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और सोल प्रोप्राइटर अगर बड़े स्केल पे कारोबार कर रहा है तो फिर उसके लिए मस्ट है, ज़रूरी है कि वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करेगा। अब हम कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो जी, अब सोल प्रोप्राइटर जो है वो नॉर्मली क्या करता है, हम नीचे ले जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, एक आप किसी भी एग्जांपल ले लें, आपके कोई जानने वाले अगर कोई शॉपकीपर है, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंटल स्टोर अगर बनाया हुआ है, या कपड़ों की कोई दुकान है, जूतों की दुकान है, कोई जानने वाला कोई भी, मतलब आपके करीबी रिलेटिव्स में या कोई मोहल्ले में या कॉलोनी में कोई भी आपके आमने सामने कोई अगर कोई है, तो आप देखें तो वो हिसाब किताब कैसे रखते हैं। वो क्या करते हैं, एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, जिसको वो एक कैश बुक कह लें, या इसको मैं लिखता हूँ डायरी मेंटेन करते हैं। सारी बात उसको कैश बुक तो वो शायद नहीं कहते, डायरी मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कैश बुक में क्या आता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। वो जितना भी एक दिन के अंदर जितना भी इनकम आई वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। कैश आया, इनका मतलब कैश आया, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जितना भी एक्सपेंस किया वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और एक ज़्यादा से ज़्यादा वो लिख लिख लेते हैं कि एक और डायरी मेंटेन कर लेते हैं, जिसके अंदर वो क्रेडिट डायरी तो उसको वो शायद नहीं कहते, लेकिन उसको खाता जरूर कह लेते हैं। जैसे खाता नहीं, वो हम कहते हैं उधार खाता जिसे बोलते हैं, कहीं उधार चीज़ें इसके अंदर लिख लेंगे। अच्छा, अब ये दो किस्म की वो चीज़ें, दो किस्म की बुक्स या दो किस्म की नोटबुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं। एक में उनका डेली का कैश का रिकॉर्ड आ रहा होता है, और अगर कोई उनके शॉप से दुकान से कोई उधार लेके चला गया, उसको एक सेपरेट डायरी में लिख लेते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि कल को उसे पैसे लेने हैं, अगर नहीं लिखा होगा या उससे साइन नहीं करवाए होंगे तो कहेगा मैंने तो लिए नहीं कोई चीज़, तो इसलिए उसका वो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। या इसको मैं रिसीवेबल लिख देता हूँ। अच्छा, एक तो उन्होंने कैश बुक मेंटेन की जिसमें सिर्फ रिसीट और पेमेंट्स आएंगी, इसमें वो सारे रिसीवेबल्स लिखेंगे, कितने मेरा रिसीवेबल किससे है और कौन सा बंदा मुझसे उधार लेके चला गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद कम ही होते हैं, इसको मैंने ये कहता हूँ, ये एक डायरी थी उसकी और ये उसने दूसरी डायरी रखी हुई थी। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं वो एक तीसरी डायरी भी मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इसकी भी जरूरत है। क्रेडिट डायरी पेबल की भी रख रहे होते हैं, मैंने किस किस के कितने पैसे देने हैं। अगर कोई शॉपकीपर है वो मार्केट से सामान लेके आता है तो जाहिर बात है हमेशा वो नकद नहीं लेके आएगा। अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एक छोटी सी शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैं बाजार जाऊंगा, बड़ी मार्केट में जाऊंगा और वहां से मैं चीजें परचेज करके लाऊंगा और अपनी शॉप पे रखूंगा, बेचूंगा। और अगर मैं उधार बेचू, कैश भी बेचूंगा तो इस डायरी में लिख लूंगा, उधार में बेचूंगा तो यहाँ पे लिख लूंगा। लेकिन हमेशा मैं मार्केट से जो सामान लेके आऊंगा वो मैं कैश पे नहीं लेके आऊंगा, मैं वहां पे मार्केट में मेरी सलाम दुआ होगी, मैं उनसे भी कोई चीजें उधार अगर लेके आऊंगा तो वो मेरा पेएबल भी होगा, मैंने उनको देना भी होगा। हमेशा नहीं होता कि मैं अपने सारे सप्लायर्स को भी कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, उनसे भी मैं उधार करके आता हूँ। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी जो पेएबल है उसको रिकॉर्ड करना उसकी जिम्मेदारी है जिससे मैं लेके आऊँ। अगर वो मुझसे पैसे मांगने आएगा तो मैं कहूँगा दिखाओ मैं कब लेके आऊँ, तो वो मेरे साइन दिखा देगा तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो ये नॉर्मली बहुत सारे लोग ये तीसरी वाली डायरी मेंटेन नहीं कर रहे होते। हाँ, वो जो लोगों से लेने होते हैं ये जरूर मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई उधार लेके गया हुआ है और कल को मैं उससे कहूँ भाई ये पैसे वापस करो, तो वो कहेगा कि मुझे हाँ जी मैं कब लेके गया था, किस तारीख को लेके गया था, क्या लेके गया था, तो वो मैं उसको अपनी डायरी निकाल के दिखा दूंगा कि ये देखें ये इस तारीख को आप ये चीजें मुझसे परचेज करके लेके गए थे। और पेबल की डायरी ज्यादातर लोग इसलिए मेंटेन नहीं करते, वो कहते हैं कि जो जिसने पैसे रिसीव कर रहे हैं ना वो मेंटेन कर रहा होगा, उसने मुझसे साइन भी लिए हुए हैं, जब कभी जरूरत पड़ेगी ना तो वो खुद ही आके मुझे साबित कर देगा कि हाँ तुम मुझसे लेके गया, तो मैं पैसे बनते होंगे तो दे दूंगा, नहीं बनते हो तो नहीं दूंगा। तो ये वाली चीजें तीसरी डायरी नॉर्मली कम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर भी रहे होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, नामुकम्मल रिकॉर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि हर बंदा अपनी सहूलत के मुताबिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, वो
पूरी की पूरी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा होता, जितनी उसको जरूरत होती है, जो बेहतर समझता है और जितना बेहतर समझता है उतना वो रिकॉर्ड रख रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम छोटी सी बना लेते हैं, छोटी सी, कि ट्रांजैक्शंस हुई, यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ, डेट क्या है, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेता हूँ, यहाँ अमाउंट लिख लेता हूँ। चलिए हम बल्कि ऐसे करते हैं कि यहाँ से ये ट्रांजैक्शन उठा के आगे ले जाते हैं। सॉरी, जी, ये ट्रांजैक्शंस आ गई सारी की सारी। अब हम कहते हैं कि जी सिंगल एंट्री में हम क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट सिंगल एंट्री में क्या होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि जी मालिक ने अपना कारोबार शुरू किया 1 जनवरी को, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि आगे मैं आपको यहाँ बता दूं कि अकाउंट जो होता है, अकाउंट, वो अकाउंट क्या होते हैं, किसी एक तरह की ट्रांजैक्शन का मजमुआ, किसी एक तरह की ट्रांजैक्शन की समरी, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट की दो किस्म होती हैं। कौन सी किस्म होती है अकाउंट की? एक होते हैं रियल अकाउंट, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो बैलेंस शीट में जाते हैं। इनमें क्या होता है, कैपिटल कह लें, लायबिलिटीज कह लें, और एसेट्स। ये वो होते हैं जिनके बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होकर अगले साल में चले जाएंगे। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट होते हैं। इसके अंदर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। ठीक हो गया, ये दो किस्म के अकाउंट्स हमारे नॉर्मली होते हैं। अच्छा, अब जो हमारी ये वाली अकाउंटिंग होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें ये रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बस सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जो है वो उनका कंसर्न नॉमिनल से होता है।
ये बेसिकली रियल अकाउंट जो होते हैं ये हमें सोर्स बताते हैं कि ये इसका दूसरा सोर्स क्या है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ये सोर्स नहीं बताते कि सोर्स क्या है, वो बताते हैं कि क्या आया क्या गया, कितना एक्सपेंस हो गया, कितनी इनकम हो गई, सोर्स नहीं बताते। सोर्स जो है वो ये बताते हैं रियल अकाउंट। तो जो हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम है उसका एक नुकसान ये है कि वो हमें सोर्स नहीं बताएंगे कभी भी, वो सिर्फ हमें अमाउंट बताएंगे। अगर हम ये अब ट्रांजेक्शन को हम पढ़ते हैं, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इसको सॉल्व करने लगे हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, उसने अपने कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब स्टार्ट किया विद कैश, क्या लेते हैं, क्या कैश लेके आया। अब यहाँ पे ये कैपिटल है, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये देखें ये कैपिटल हमारा रियल अकाउंट है। तो बिजनेस जो है, जो शॉपकीपर है वो इसको रिकॉर्ड नहीं करता, वो कहता है मेरे, स्मॉल शॉपकीपर है वो कहता है मेरे पैसे हैं जितने मर्जी ले आऊं। अच्छा, कैपिटल हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, कैश हमारा एसेट है, ये भी एसेट भी इधर आ रहा है रियल अकाउंट में, तो ये इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी वो सिंगल एंट्री में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा वो। ठीक हो गया, नील होगी। तो ये वाला वैसे ही छोड़ देगा कि जी मेरे पैसे जितने मर्जी लेके आओ, इसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। अच्छा, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी इसने परचेज कर ली, वो क्या करेगा इसमें, प्लांट एंड मशीनरी इसमें भी वो एक एसेट परचेज कर रहा है और दूसरी तरफ से कैश जा रहा है उसके पास से, तो ये दोनों भी क्या है उसके लिए रियल अकाउंट्स में से आ रहे हैं, तो ये दोनों ये भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो कहता है जी, कहेगा मशीनरी मैं अपने ही फैक्ट्री में लगा रहा हूँ, क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने की, मशीनरी मेरी है। अच्छा, अब ये परचेज गुड्स फॉर रीसेल फॉर कैश, यहाँ पे उसने परचेज किए हैं गुड्स कैश में, तो इसको वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेगा, ये मेरा 1,50,000 का एक्सपेंस हो गया, मैंने चीजें परचेज कर ली, ठीक है, इसको वो रिकॉर्ड कर लेगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। पेड फ्रेट चार्जेस फॉर गुड्स, उसने फ्रेट पे किया है 10,000 का, ये 10,000 भी वो रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ जी ये 10,000 भी मेरे साथ एक्सपेंस हो गया, मेरे से चला गया, ये भी उसने रिकॉर्ड कर लिया। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर कैश, कैश में चीजें बेची तो उसके पास कैश आया 4 लाख का, तो ये क्योंकि 4 लाख का कैश आया है, इसके पास रिसीट है इसकी, तो ये 4 लाख इनफ्लो रिकॉर्ड कर लेगा, आउटफ्लो नहीं है। बाकी आउटफ्लो में एक्सपेंसेस माइनस में लिख रहा हूँ, ये 4 लाख का उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई, अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गोस टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, 2 लाख की उधार चीजें बेची। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देता हूँ मैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को उधार चीजें बेची। अब ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसने पैसे लेने हैं, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो जो देने वाला है वो भाग भी सकता है कि जी मैं कब लिए थे, मैं तो लेके नहीं गया। तो इसको रिकॉर्ड करेगा, इसको मैं कलर को डिफरेंट दे देता हूँ, रिकॉर्ड तो जरूर करेगा लेकिन इसको रिकॉर्ड जरूर करेगा लेकिन इसको इधर जाके लिखेगा कि मिस्टर एक्स से मैंने पैसे लेने हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। अपने उधार खाता जिसे हम बोलते हैं, उधार के अंदर लिखेगा कि मैंने उधार जो है वो मिस्टर एक्स से ये पैसे लेने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर मशीनरी, रिपेयर एक्सपेंस उसने पे कर दिया 2,000 का, इसको भी वो रिकॉर्ड करेगा कि उसका एक्सपेंस है। परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट, अब उसने उधार चीजें परचेज की हैं लोगों से, किसी बंदे से, दूसरे पार्टी से परचेज की हैं, अब उसका ये पेबल है, उसने उस बंदे को पैसे देने हैं, उसने उधार चीजें ली हैं, पैसे उसको देने हैं 2 लाख के, तो अब इसको वो रिकॉर्ड करेगा अपने पेबल के खाते में, पेबल के अकाउंट में।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो कहते हैं कि जिसने लेने हैं वो उसको खुद ही हिसाब किताब रख रहा होगा। तो इसको भी मैं ये कर देता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मुंबई, इसका पर्पल कलर था। ठीक हो गया जी। तो वो क्या कर रहा है, अपनी 3 डायरियों के अंदर, 3 डायरीज के अंदर वो चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली। ये उसको जरूरत नहीं है, कैश कहता है मेरा बिजनेस मेरा, मैंने जितने मर्जी पैसे डालूं, कोई हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। प्लांट भी मशीनरी मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे या मेरी छोटी सी फैक्ट्री के अंदर लगी है, उसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्योंकि मैं चीजें खरीदी हैं, मैंने बेचना है, इसे मुनाफा होना है, फ्रेट मैंने पैसे पे किए हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन की ट्रांजेक्शन है। दिस तो क्या जी, अब वो अपने बिजनेस का अगर निकालने बैठा है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो क्या करेगा, सीधा सीधा इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करके कहेगा कि ये 2,38,000 का प्रॉफिट हो गया मेरा। ठीक हो गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इज वेरी मच सिमिलर टू कैश अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग का फर्क। तो जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है हमारा कैश अकाउंटिंग या कैश बेसिस अकाउंटिंग के, हमारा बहुत सिमिलर होता है। उसमें 2,38,000 का प्रॉफिट निकाल के खुश हो गया कि जी मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। अब इसका नुकसान क्या होता है, सिंगल एंट्री का नुकसान ये होता है कि यहाँ भी तो मैंने पैसे लगाए हैं और खुद भी तो पैसे लेके आया हूँ। ये जो मैंने रेड की ये चीजें, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि रियल अकाउंट्स मेरे रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरे यहाँ से हो सकता है मुझे कि सम हाउ मुझे अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस का तो पता चल गया कि जी मेरा 2,38,000 का प्रॉफिट हो गया, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ ठीक है जी मुझे पता चल गया। अगर चले वो थोड़ा सा और समझदार है, वो कहता है ठीक है जी, अच्छा 2,38,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख मैंने किसी बंदे से लेना है, तो 4,38,000 का प्रॉफिट हो गया, और 2 लाख मैंने किसी का देना है, तो नेट में मेरा फिर 2,38,000 का प्रॉफिट है। वो इतनी रफ कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो अपनी ये परफॉर्मेंस तो उसने हमने चेक कर ली कि मेरे बिजनेस की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होता है। परफॉर्मेंस तो किसी तरह वो अंदाजा लगा के चेक कर लेगा जी हाँ मैंने कितना दफा नुकसान किया है। लेकिन अपनी बिजनेस की वर्थ, कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई है, मेरा पिछले साल से मेरा वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, मैंने पिछले साल मेरे इतने के एसेट से अब मेरे कितने के हो गए। तो ये वाला सिस्टम जो है बिजनेस की वैल्यू जो है ना वो ये रिकॉर्ड करके हमें नहीं देता। तो वो बंदा अगर, क्योंकि ये 2 चीजें उसने रिकॉर्ड ही नहीं की, ये वाली 2 चीजें मैंने रेड की रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो नहीं बता सकता कि उसके पास कैपिटल कितना आया था, कैश में अब कितना पड़ा हुआ है, उसने मशीनरी पर, प्लांट और मशीनरी उसकी कितनी वैल्यू, कितने एक्सपेंस उस पर किया हुआ, कितनी वैल्यू की मशीनरी मैंने ली थी। तो ये चीजें वो रिकॉर्ड करके बिजनेस को नहीं दे रहा होता। और अगर हम अब इसी चीज को हम लेके जाएं डबल एंट्री में, ये ऊपर वाली ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं डबल एंट्री में। डबल एंट्री में जारी बात डेबिट क्रेडिट के रूल हमें बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए शायद आपको उस तरह समझ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेबिट एंट्री में हम बना दें, डबल एंट्री में हम ये कैश बुक वगैरह बनाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं बनाते, सिर्फ कैश का अकाउंट होता है। रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं लेकिन एक डायरी में रिकॉर्ड नहीं करते, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है पर्सन वाइज। क्रेडिट पेबल जो होते हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री में, लेकिन वो भी पर्सन वाइज रिकॉर्ड होता है अकाउंट के अंदर। तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं। डबल एंट्री में हमें अगर यही ट्रांजेक्शन में लेता हूँ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। इसमें डबल एंट्री में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। और सिंगल एंट्री के अंदर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते हैं। कैश बेसिस इस सेंस में कि कैश बुक तो मेंटेन कर रहे हैं, हाँ उधार हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर अक्रूवल आप कहेंगे ठीक है जी अक्रूवल में रिकॉर्ड तो किया हुआ है, क्रेडिट का हमने रिसीवेबल जो है रिकॉर्ड तो किया हुआ है और पेबल भी रिकॉर्ड किया हुआ है। हमने पेबल रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसको कहीं अपनी परफॉर्मेंस में लेके नहीं आए। इसको हम कहीं पे हमने अपनी परफॉर्मेंस, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में इसको हमने शो नहीं किया, इनको अपना एसेट और इसको अपनी लायबिलिटी शो नहीं किया।
तो इसलिए ये वेरी मच सिमिलर टू कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री जो होती है ये एक्रूल बेस पे होती है। अब मैं ऊपर वाले ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाऊंगा तो मैं इनकम लिखूंगा, रेवेन्यू लिखूंगा, कैश क्रेडिट टोटल। रेवेन्यू मेरा कहाँ पे है? रेवेन्यू मेरा एक ये है, नहीं ये तो टोटल रेवेन्यू हेडिंग है मेरा। रेवेन्यू कैश में ये है, क्रेडिट में भी मेरा रेवेन्यू ये है, और टोटल रेवेन्यू मेरा ये है। एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं? एक्सपेंसेस एक ये है, एक ये है, ये है, एक ये है। जी ये मैंने कैश परचेज की हैं, ये भी मेरा एक्सपेंस है। ये मैंने क्रेडिट परचेज की हैं, ये भी मेरा एक्सपेंस है। फ्रेट पे किया, ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर में ये भी एक्सपेंस है। इनका माइनस में लिखता हूँ। ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। और ये मेरा प्रॉफिट आ गया। बोला 38,000। ये बाई चांस है कि मेरा सेम आ रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी, यानी कि सिंगल एंट्री में प्रॉफिट आ रहा है और डबल एंट्री में आ रहा है। और बाई चांस इस वजह से है कि मेन डिफरेंस जो है वो अक्रूवल का था 2 लाख का। वो क्रेडिट में भी पेबल भी उतना ही है और रिसीवेबल भी उतना ही है। ये दोनों एंट्री सेम है और प्लस में भी उतना ही माइनस में उतना है, इसलिए मेरा प्रॉफिट सेम आ रहा है नॉर्मली। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं। ठीक हो गया जी। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया डबल एंट्री के अंदर। डबल एंट्री के अंदर हम दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल आता है, सॉरी कैपिटल वो बंदा लेके आया, कैपिटल कितना लेके आया था? 5 लाख रुपए ये वाला कैपिटल लेके आया था। 5 लाख रुपए कैपिटल था। उसने प्लांट परचेज किया 2 लाख का। अच्छा, उसके बाद उसके पास कैश बच गया है कुछ। अच्छा, इससे पहले अकाउंट रिसीवेबल हैं इसके 2 लाख के। और लाइबिलिटी में इसके अकाउंट पेबल हैं 2 लाख के। और इसके पास कैश पड़ा हुआ है। कैश कितना पड़ा हुआ है? इज इक्वल टू 5 लाख का कैपिटल आया था, नीचे माइनस 2 लाख के मशीनरी खरीद ली थी, माइनस 150 का ये परचेज की थी, माइनस 150 10 4
150 की ये गुड्स परचेज कर ली थी, 10,000 का फ्रेट पे किया था, माइनस 10,000 का फ्रेट पे किया था, 4 लाख प्लस 4 लाख की सेल हुई थी तो वहां से कैश आ गया था। क्रेडिट वाला कैश में नहीं आएगा, सारी बात। मशीनरी रिपेयर 2,000 की मशीनरी रिपेयर करवाई थी, 2,000 की गुड्स उधार परचेज की थी, इसलिए कैश बुक में नहीं है। तो मेरे पास तकरीबन इतने का कैश जो है वो होना चाहिए। कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट था हमारा वो ऐड हो जाता है, तो ये वाला प्रॉफिट जो 2,38,000 का था, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट भी कैपिटल के अंदर, क्योंकि मालिक ने कमाया है, मालिक उसको ये ले गया। तो अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं इन सबको जमा करके। 9,38,000 बैलेंस शीट हमारी टैली है। डबल एंट्री में क्या होता है, एक हर एंट्री के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक प्रॉफिट लॉस में, या बैलेंस शीट में ही एक कोई आइटम डेबिट हो रहा होता है, बैलेंस शीट का ही कोई आइटम क्रेडिट हो रहा होता है, या प्रॉफिट लॉस का डेबिट हो रहा होता है, बैलेंस शीट का क्रेडिट हो रहा होता है, या बैलेंस शीट का डेबिट हो रहा था, या प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट हो रहा होता है। हर एंट्री के दो इम्पैक्ट होते हैं, और इस वजह से अगर हम तराजू के एक पलड़े में 5 किलो रखें और दूसरे में भी 5 किलो ही रखें तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसी तरह बैलेंस शीट जो है वो हमेशा बराबर होती है, क्योंकि डबल एंट्री में हर एंट्री के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारी 9,38,000 की बैलेंस शीट। तो ये हमें डबल एंट्री बुक सिस्टम में हमें उसने क्या दिखाया, हमें उसने बिजनेस की वैल्यू दिखा दी कि टोटल मेरे पास, उस बंदे के पास 9,38,000 की एसेट्स भी हैं, और यहाँ पे उसने ये दिखा दिया वो 9,38,000 कहाँ से आए पैसे। वो 5 लाख मालिक ने डाला था, 3,38,000 बिजनेस से कमा लिया, और 2 लाख लोगों से पैसे लिए। टोटल 9,38,000 उस बंदे सब पूरे साल के अंदर 9,38,000 रुपये उसके पास आए। और ये इसका ब्रेकअप है कि कहाँ कहाँ लगा दिए उसने। 2 लाख का प्लाट ले लिया था, ये उधार कोई ले गया, और इतने का कैश पड़ा हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें सोर्स भी पता चलता है कि सोर्स क्या है बिजनेस का, कहाँ कहाँ से पैसे आए थे और कहाँ कहाँ पैसे लग गए, वो भी पता चलता है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, और जो सिंगल एंट्री है वो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करा के दे देती है, लेकिन बिजनेस की वर्थ कितनी है, पैसा कहाँ से आया था, किस सोर्स से आया था, और कहाँ पे जाके खर्च हुआ, और हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, वो सिंगल एंट्री नहीं बताती, डबल एंट्री बैलेंस शीट के थ्रू हमें वो भी बता देती। जी, उम्मीद है मेरे ख्याल ये हमारा हो गया होगा कवर। इसको नेक्स्ट हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, अब स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। सिंगल एंट्री हम डिटेल में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे हमेशा हमारे डबल एंट्री चलनी है। तो डबल एंट्री के लिए हम नेक्स्ट जो सेशन होगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि कल ही रिकॉर्ड करके आपको स्टार्ट करा दूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो फिर आगे अकाउंटिंग एंट्रीज समझना जो है वो डेबिट और क्रेडिट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।